क्लास में हमने जो है ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ा कि ऑसिलेटर्स वर्क कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। तो जिसमें पहला टाइप आता है आपका वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। लो फ्रिक्वेंसी मतलब आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो लाई करती है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में। ठीक है, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो देखिए इसमें एक ओप एम्प यूज़ हुआ है जो कि नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ हुआ है। ठीक, दूसरा होता है ये आपका आरसी फीडबैक नेटवर्क। ये आरसी फीडबैक नेटवर्क एक यूज़ हुआ है जिसमें ये आर और सी सीरीज़ आरसी नेटवर्क में है और ये और आरसी पैरेलल आरसी नेटवर्क में है। ये पूरा कंबाइंड एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहा है आपका। ये आपका पूरा एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना रहा है। ये Z1 इसका इम्पीडेंस है पैरेलल आरसी सर्किट का, Z2 आपका जो है सीरीज़ आरसी सर्किट का इम्पीडेंस है। अब जब ओप एम्प हम नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो आप हमारा जो इनपुट प्रेजेंट है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे प्रेजेंट है। अगर इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ करते हैं तो इस नेगेटिव टर्मिनल पे प्रेजेंट होता। अब ये आरसी फीडबैक सर्किट का मतलब क्या होता है, तो जैसे आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पे जा रहा है, आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट पे जा रहा है, इस वजह से इसको आरसी फीडबैक नेटवर्क कहते हैं हम। ठीक, अब ये Z1 Z2 वोल्टेज डिवाइडर क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जो ओप एम्प हम यूज़ कर रहे हैं ये आइडियल ओप एम्प यूज़ कर रहे हैं। आइडियल ओप एम्प की कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है इसका। तो इनपुट इम्पीडेंस अगर इनफाइनाइट होता है तो इसमें से कोई करंट इंटर नहीं करेगी। जब कोई करंट इंटर नहीं कर रही है तो ये बेसिकली सीरीज़ में आ गए। ये पूरा सर्किट, ये दोनों, ये सीरीज़ और ये पैरेलल दोनों आपके सीरीज जो इसका इक्विवेलेंट है वो पूरा सीरीज़ में आ गया। तो इस वजह से ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम कर रहे हैं। तो जो भी वोल्टेज इस Z1 के अक्रॉस आएगी, जैसे VF मैंने यहाँ मान रखी है VF वोल्टेज, वो यहाँ इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे प्रेजेंट होगी। किसी भी साइनोसॉइडल ऑसिलेटर को दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी होती है। वो क्या क्या होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन 1 होना चाहिए और जो फेज शिफ्ट होता है वो 0 डिग्री या 360 डिग्री होना चाहिए। जो मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन 1 है हम किसी भी मैकेनिज़्म से सेटिस्फाई करवा देते हैं, कुछ मैकेनिज़्म से सेटिस्फाई करवा देते हैं। और जो ये फेज शिफ्ट होता है 0 डिग्री 360 डिग्री, वो हम देखते हैं कैसे 0 डिग्री या 360 डिग्री वो हम कैसे मेंटेन करते हैं। तो जब हम ओप एम्प को नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो फेज शिफ्ट है वो 0 डिग्री होता है। जब हम ओप एम्प को नॉन इन्वर्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उसका फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है। और ये जो आरसी फीडबैक नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं इससे भी हम एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी F0 पर जो फेज शिफ्ट ऑब्टेन करते हैं वो 0 डिग्री करते हैं। इस आरसी फीडबैक नेटवर्क से भी हम जो फेज शिफ्ट ऑब्टेन करते हैं 0 डिग्री ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और तो इस वजह से 0 डिग्री और ये 0 डिग्री अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल फेज शिफ्ट 0 डिग्री हमारा मेंटेन हो गया। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है वो डिराइव होके जो आती है वो होती है F0 1/2πRC। इस फ्रीक्वेंसी पर ये वेन ब्रिज सर्किट ऑसिलेट करता है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर ऑसिलेशंस को सस्टेन करना है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो A/3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो A/3 वाला टर्म जो है ये डेरिवेशन से आता है इसकी, तो A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब हम जो ओप एम्प यूज़ कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग में कन्फिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो गेन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 + R2/R1। 1 + R2/R1। R2 ये वाला रजिस्टर, R1 ये वाला रजिस्टर। R2 जो इसके ये यहाँ लगा है और R1 जो इस पॉइंट पे ऑपरेटेड है। तो 1 + R2/R1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सो R2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2R1। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी ही चाहिए फॉर ऑसिलेशंस टू सस्टेन। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑसिलेशंस हमारी डाई आउट हो जाएंगे। ऑसिलेटर है हमारा वो है आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ये भी आप हमारा लो फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। लो फ्रिक्वेंसी यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो लाई करती है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो ओप एम्प यूज़ हो रहा है वो इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ हो रहा है। जैसे प्रीवियस केस में हम यूज़ किए थे वो नॉन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में ओप एम्प यूज़ किए थे। इस केस में हम इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं और ये 3 आरसी सर्किट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और ये आप हमारा फीडबैक नेटवर्क में आरसी सर्किट प्रेजेंट है, जबकि ओप एम्प जो है एम्पलीफिकेशन के लिए प्रोवाइड है। ये सर्किट हम BJT से भी बना सकते हैं और क्योंकि हमें मेजरली क्या करना होता है इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन से फेज शिफ्ट 180 डिग्री ऑब्टेन करना होता है। वो अभी हम देखते हैं कैसे।
तो जो किसी भी ऑसिलेटर को साइनोसॉइडल ऑसिलेटर को वर्क करने के लिए उससे जो फेज शिफ्ट है वो 360 डिग्री का ऑब्टेन करना होता है हमें। तो जब हम ऑप एम्प यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में तो इससे जो फेज शिफ्ट आता है वो 180 डिग्री का आता है। और ये जो 3 RC सर्किट यूज़ कर रहे हैं इस ओवरऑल से भी हम जो फेज शिफ्ट लेते हैं वो 180 डिग्री का ऑब्टेन करते हैं एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी F0। ये F0 हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया 180 डिग्री इस ओप एम्प से और 180 डिग्री यहाँ से, तो टोटल फेज शिफ्ट आता है 360 डिग्री। तो ये चीज़ मेंटेन हो गई। अब हम देखते हैं 3 RC सर्किट क्यों यूज़ होते हैं, तो हम इसको एनालाइज करते हैं। तो देखिए एक RC सर्किट हमने बना रखा है, ये हमारा एक हाई पास सर्किट होता है। तो इससे जो फेज शिफ्ट ऑब्टेन होता है वो होता है phi = tan इनवर्स XC/R विच इज़ tan इनवर्स 1/2π FRC। अब अगर हम फेज शिफ्ट F फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तभी जाके जो फेज शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री आएगी। यानी कि मिनिमम हमको 2 RC सर्किट तो चाहिए, बट प्रैक्टिकल केस में क्या होता है इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम 3 RC फेज शिफ्ट का यूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम 3 RC का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल केस में है इनफाइनाइट फ्रिक्वेंसी या कि वेरी लार्ज फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से हमको 3 RC फेज शिफ्ट यूज़ करना होता है। अब 3 RC फेज शिफ्ट हम यूज़ किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे 60 डिग्री इससे लें, 60 डिग्री इससे लें, 60 डिग्री इससे लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इससे 50 भी ले सकते हैं, इससे 70 भी ले सकते हैं, इससे 60 भी ले सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट फेज शिफ्ट हम यूज़ करके 180 डिग्री का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आती है वो आती है 1/2π RC√6, जो इसकी ये डेरिवेशन से आती है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है इसकी वो होती है 1/2π RC√6। और फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन की ऑसिलेशंस हमारी मेंटेन रहें, जो गेन की वैल्यू होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ गेन की, वो होना चाहिए > 29। तो अब हम ऑप एम्प जो यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से जो इसकी गेन की वैल्यू आती है इसमें -R2/R1 आती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं इसलिए R2/R1 शुड बी > 29, तो R2 शुड बी > 29R1। तो ये कंडीशन R2 शुड बी > 29R1 ये मेंटेन होनी चाहिए हमको, अगर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करना है। अगर हम ये मेंटेन नहीं करेंगे कंडीशन तो हमारी ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाएंगी या डाई आउट हो जाएंगी।